Good morning, dear students. Once again, I welcome you in AVM online classes. In our previous lecture, we did first part of the ailing planet, the green movement's role. और उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी. लगभग 1.5 पेज जो है वो और आगे है. दैट वी विल कंप्लीट टुडे इन आर दिस लेक्चर. द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. अब तक जो भी बातें यहाँ की हैं वो सारी की सारी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के, अर्थ को लेकर के, और किस तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं. ग्रीन मूवमेंट का क्या कुछ रोल रहा, उसने किस तरह से लोगों को अवेयर किया है, किस तरह से लोगों के माइंडसेट को शिफ्ट किया है. एक ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर इन देयर थिंकिंग कि प्लेनेट को जो है एक लिविंग बीइंग समझा जा रहा है, और लिविंग बीइंग है वो वास्तव में जिस तरह से उसकी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कि उन चीज़ों को जो है बना करके रखा जाए. फ्यूचर जनरेशन को लेकर के हमें जो है अपनी किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए कि हम अपने आप को एक केयर टेकर, ट्रस्टी मान करके जो है वो आगे काम करें, ना कि डोमिनेटिंग रोल में या इसके ऑनर बन करके कि ये सब कुछ हमारा ही है और हमने ही यूज़ करना है, इसके बाद हमें ये किसी के लिए नहीं चाहिए. इस तरह की सोच हम ना रखें. तो यही सारी चीज़ें हैं. तो जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके बाद जो है आगे बात करते हैं. कुछ फॉरेस्ट वगैरह को लेकर के आया, कुछ आंकड़े की किस तरह से जो है फॉरेस्ट्स को किस स्पीड से जो है वो फॉरेस्ट्स कम हो रही हैं, कैसे क्या कुछ है, क्या कुछ रोल प्ले करते हैं. और फॉरेस्ट को जो है द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन भी कहा गया, और वास्तव में ऐसा ही है. वेल, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. वी विल डू a 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. और इसके बाद एक 3 साल तक जो है लगातार सैटेलाइट की हेल्प से एरियल फोटोग्राफी, ठीक है, एयर से फोटोग्राफी, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, या जिस तरह से आजकल तो चलिए हमारे पास जो है ड्रोन्स अवेलेबल हैं और चीज़ें हैं जो एरियल फोटोग्राफी कर सकते हैं. तो जैसा भी उनके पास जो जिस तरह के मीन्स थे उनका यूज़ करते हुए जो है उन्होंने ऐसा किया. यूनाइटेड नेशन ने ये जो है कंडक्ट करवाई है ये स्टडी. तो ये हमें वार्न करती है, हमें एक तरह से चेतावनी देती है कि जो एनवायरनमेंट है वो गिरावट की ओर है, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बहुत बुरे हालात में है, और 88 कंट्रीज़ में क्रिटिकल स्थिति है उसकी. ये चीज़ें पता चली. क्रिटिकल, वेरी सीरियस, वेरी डेंजरस स्टेट. देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, यानी कि जिस तरह से इस संसार में जनसंख्या बढ़ी है, वो एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है कि हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके फ्यूचर को डिस्टॉर्ट करने में उसका योगदान, उसका रोल सबसे बड़ा है. इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. यानी कि मानव जाति को 1 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा, यानी कि 10 लाख साल से भी ज़्यादा का समय लगा अपनी जनसंख्या को फर्स्ट बिलियन तक पहुंचाने में. फर्स्ट बिलियन तक की बात की जा रही है. दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800. और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन कब थी? 1800 के आसपास. बाय द ईयर 1900 इज सेकेंड बिलियन वाज एडेड. यानी कि अगले ही 100 साल में 1 बिलियन और ऐड हो गई. यानी कि 1 बिलियन तक पहुंचने में तो आपको समय लगता है 10 लाख साल का, और आप 100 साल में ही डबल हो जाते हैं. सेकेंड बिलियन वाज एडेड, एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन. और अगले 100 साल का आप देखिए वो स्पीड लगभग 4 गुना के आसपास, 3.7, एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन. ये जिस समय की बात की जा रही है, जिस समय लेखक ने सब कुछ लिखा है. एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन. हर 4 दिन में इस वर्ल्ड में 1 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाती है, 10 लाख लोग और ऐड हो जाते हैं. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स. फर्टिलिटी फॉल्स.
यानी कि जो जन्म दर है या जो रिप्रोडक्शन जो रेट है वो कम होता है अगर इनकम राइज करती है, एजुकेशन का फैलाव होता है, हेल्थ इंप्रूव करती है। इस चीज़ के लिए आप एग्जाम्पल देखें, हम अपने कंट्री की बात करते हैं कि जो लोग वेल बीइंग हैं, वेल सेट हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके इनकम सोर्स अच्छे हैं, उन घरों में आप देखेंगे कि एक एक दो दो बच्चे ही होते हैं, मिलते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करें, दोज हू आर बिलो पॉवर्टी लाइन, वहाँ आप देखिए 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे भी आपको एक घरों में मिल जाते हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा है और यहाँ फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी रेट डाउन आता है जिस समय लोगों की इनकम अच्छी होती है। यानी कि लोग फिर प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन उनको मिलती है तो समझदार बनते हैं, उनको ये बातें समझ में आती हैं कि ज़्यादा लोग होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें जो है ज़्यादा इनकम होगी या हम लोग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। Thus डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव ये यूज़ किया जाता है वो ड्रग या वो डिवाइस जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे। तो ऑथर कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। यानी कि आप डेवलप कीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, पॉपुलेशन अपने आप कम होती चली जाएगी। और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, अभी मैंने आपको अपने कंट्री के एग्जाम्पल की बात की, अब मैं आपको बात करता हूँ वर्ल्ड लेवल पर। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को उठा करके देख लीजिए, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएसए की बात करें आप, इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, आप उनकी पॉपुलेशन देखिए कम है। दूसरी तरफ आप गरीब कंट्रीज़ की बात करें जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, इंडिया की बात करें, दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें कॉन्टिनेंट में, या दूसरे एशियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ देखिए आप पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ ये जो ऑथर की बात है वो 100% सही नज़र आती है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूस। और लेकिन अगली लाइन में अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देता है कि अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही, इसी तरह से लोगों का नंबर बढ़ता रहा, तो फिर डेवलपमेंट भी अपने आप में पॉसिबल नहीं है। आप कैसे डेवलपमेंट कर पाएंगे? द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बी गेट चिल्ड्रन। कहता है जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाता है, लेकिन जो गरीब है वो और ज़्यादा बच्चे पैदा करता चला जाता है, उसके बच्चे ही बच्चे होते चले जाते हैं। विच कंडेम्स दैम टू रिमेन पुअर। और वही चीज़ें उसे और ज़्यादा गरीब बनाए रखती हैं। यानी कि अगर उस गरीब के पास हो सकता है एक ही बच्चा हो तो वो उसको अच्छे से सुविधाएं दे सकता है, अच्छे से पढ़ा लिखा सकता है, लेकिन ज़्यादा होंगे तो उसकी स्थिति पहले ही गड़बड़ है। तो इतने बच्चों के लिए फिर जो है रोजी रोटी का ही जुगाड़ कर पाना उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। मोर चिल्ड्रन डजेंट मीन मोर वर्कर्स, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क। कहता है ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा वर्कर होंगे, काम करने के लिए ज़्यादा लोग अवेलेबल होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग बिना काम के होंगे, बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइज्ड। और कहता है इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये सजेस्ट नहीं करना चाहता कि जो मानव है उनको कैटल्स की तरह से, पशुओं की तरह, जानवरों की तरह से ट्रीट किया जाए और ज़बरदस्ती उनको स्टेरिलाइज्ड किया जाए कि वो संतान पैदा ना करें, ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, ऐसा ज़बरदस्ती किया जाए। और आपने सुना हो, याद हो तो एक समय जो है था जिस समय हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने भी एक ऐसा कैंपेन चलाया था, ऐसी कोशिश की थी, प्रयास किया था, लेकिन वो विफल हुआ। तो यानी कि मानव के साथ जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता कि आप उनकी रिप्रोडक्टिविटी को बंद कर दें, स्टेलाइज कर दें आप उन्हें। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन। कहता है लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है कि आप स्वेच्छा से लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए बिना किसी ज़बरदस्ती, बिना किसी कोर्सन के, कि जो बिना फोर्स के जो है आप उनको ये बात समझा करके उन्हें जिस तरह से भी जो है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, इस चीज़ को अपनाएं। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रीपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। और कहता है वास्तव में हमें चूज़ क्या करना है, दो ही चीज़ों में से चूज़ करना है, या तो हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें या फिर लगातार गरीब बने रहें, गरीबी जिस तरह से है वो हमेशा कंटिन्यूसली बनी रहे, कोई चेंज ना आए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे
more than the entire populations of Africa and South America put together। और देखिए जिस समय के आंकड़े दिए जा रहे हैं, जिस समय जो है ऑथर ने, राइटर ने ये चीज़ें लिखी हैं, तो कहता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो एस्टिमेट है उस समय 920 मिलियन का, और आज हम कितनी बात करते हैं वो आप देख लीजिए, आज हम कहाँ हैं। तो वो आपके अफ्रीका और साउथ अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है अगर उनको मिला दिया जाए तो। एंड नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर hungry hutments unless population control is given top most priority। और कहता है कोई भी इस बात को लेकर के, इन कंडीशंस के साथ, इन स्थितियों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होगा, ठीक है। और पर्टिकुलरली इंडिया की बात यहाँ की जा रही है कि शायद वो इस बात के ऊपर संदेह करे कि जो लोग हैं उनकी उम्मीदें जो हैं वो अपनी भूखमरी में, अपनी उन झोपड़ियों में जो उनको रहने के लिए छोटी छोटी जगह मिली हुई हैं वहाँ मर जाएंगी अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, या पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा गया कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो पॉपुलेशन है, उसे कंट्रोल किया जाए। एंड इट इज़ वेरी राइटली सेड, बहुत सही कहा गया है, क्योंकि जो जितनी दूसरी समस्याएं निकल करके आती हैं, ऑल दे आर बॉर्न फ्रॉम दिस, अदरवाइज everything is available here in this country, in this world, for all, but this population is making such a state that all we are fighting with each other for our survival only। For the first time in human history we see a transcending concern। और कहता है हमने मानव इतिहास में पहली बार जो है एक बदलाव देखा, एक ट्रांसेंडिंग कंडीशन, सरपासिंग, एक बढ़ता हुआ चिंता इस चीज़ को लेकर के, कंसर्न, सोच, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, कि सिर्फ लोगों के सर्वाइवल की बात नहीं, इस प्लैनेट के सर्वाइवल की बात भी। और वो इनडायरेक्टली वही बात आ जाती है कि देखिए आपका प्लैनेट सर्वाइव करेगा तो आप लोग सर्वाइव करेंगे, प्लैनेट ही नहीं होगा तो आप सर्वाइव कहाँ करेंगे। तो कहता है ये चेंज आया है इस समय के दौरान, इस ग्रीन मूवमेंट के बाद, कि लोग जो है वो अपने प्लैनेट को लेकर के जागरूक हुए हैं, उसके बारे में सोचते हैं। वी हैव बिगन टू टेक ए हॉलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और हम लोगों ने जो है इस पूरे सीन को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के हमारा जो रवैया है, जो सोच है, वो अब इसकी एग्जिस्टेंस को लेकर के एक हॉलिस्टिक व्यू है, यानी कि इसे एज ए होल माना जा रहा है। अलग अलग पार्ट्स में बात नहीं की जा रही है कि आप जो है वाटर पॉल्यूशन ना करें, आप एयर पॉल्यूशन, यानी कि उसको एज ए होल बात की जा रही है कि जितनी सारी चीज़ें हैं जो इस प्लेनेट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो यानी कि हमारा हॉलिस्टिक व्यू है, एक ओवरऑल व्यू है इन चीज़ों को लेकर के, एंड वी वांट टू सेव अवर अर्थ। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डजेंट नेसेसरली सिग्नल और डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। और कहता है ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी बात का सिग्नल हो कि हमारी डेथ हो जाएगी, हम नहीं रहेंगे, बल्कि ये हमारे लिए एक पासपोर्ट भी है फ्यूचर का। यानी हम फ्यूचर में तभी जा पाएंगे जब हमारा एनवायरनमेंट हमारे साथ होगा, ये सेफ़ होगा, हम इसको संभाल करके रखेंगे, हम इसको बचा करके रखेंगे, तब ही ऐसा हो पाएगा। तो द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अश्योर्ड इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो एक नए संसार का जो विज़न डेवलप हो रहा है, ये हमें एक ऐसे युग में लेकर के आता है जिसे ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा सकता है। ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का युग, और अशर्ड करना, एक शुरुआत कर देना किसी चीज़ की। यानी कि इस हमारे न्यू विज़न ने, वर्ल्ड के इस न्यू विज़न ने जो है हमें शुरुआत कर दी है कि ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम अपने आप को उत्तरदायित्व मान रहे हैं, उत्तरदायित्व का युग है ये। इट इज़ ए हॉलिस्टिक व्यू, ये एक हॉलिस्टिक व्यू है, ओवरऑल व्यू है, इकोलॉजिकल व्यू है, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। यानी कि पूरे वर्ल्ड को एक मान करके देखा जा रहा है, बजाय कि अलग अलग ये कहने के कि ये एशिया की प्रॉब्लम है, ये अफ्रीका की प्रॉब्लम है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की प्रॉब्लम है, ये उनकी प्रॉब्लम है। हम टुकड़ों में बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल लेवल पर है। ये चेंज है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो नई ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। एंड व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर,
और क्या बदलाव होगा इससे भी ज़्यादा जो प्रभाव कर सके। इफ मोर देन बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट, कि जो ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन हैं, अगर दूसरे बिजनेसमैन भी उन्हीं के तरह के व्यूज़ को शेयर करें, उसी तरह से वो जो हैं बात करें। उन्होंने क्या किया, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड जो ड्यूपॉन्ट के चेयरमैन हैं, उन्होंने 5 years ago 5 साल पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, कि उन्होंने अपना डेजिग्नेशन कंपनी में अपनी पोस्ट चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर की रखी। यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी एनवायरनमेंट को लेकर के कंसर्न हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के अपनी सोच में एक बदलाव दिखा रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम अपनी उपस्थिति एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में, एक अग्रणी मैन्युफैक्चरर के रूप में, यानी कि वो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरों से आगे हैं, तो कहता है ये ज़रूरत है साथ में कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूव करें, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ें। तो ये है कि इंडस्ट्रीज़ कैसे और इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरीके से जो हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her fallacious words। और मार्गरेट थैचर जो कि प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनकी अपनी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने जिस तरह से जो दिया है, जो उन्होंने बताया है, तो वो चीज़ जो है, और यानी कि जितनी भी उनकी जो स्टेटमेंट्स रही हैं उसमें से कोई भी जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी कि ये है। नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि किसी भी जनरेशन का इस अर्थ के ऊपर फ्री होल्ड नहीं है, स्वतंत्र अधिकार नहीं है। आप पूरी तरह से इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं मान सकते, कोई भी जनरेशन हो वो चाहे। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी, कहता है हम सभी को जो है पूरी लाइफ की एक टेनेंसी मिली हुई है। टेनेंसी यानी कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, यानी कि ये जो जगह है जहाँ हम जो जीवन जी रहे हैं वो हम एक लीज पर हैं, एक एग्रीमेंट के तहत हैं, हम मालिक नहीं हैं। और वो भी लीज़ किस बात के लिए, कि इसको फुल रिपेयर करके देंगे। जिस तरह से मान लीजिए अब कई बार क्या होता है कि कोई बिल्डिंग वगैरह किराए पर दे दी जाती है किसी को रहने के लिए, या कोई कमर्शियल है, तो उसका रख रखाव और वो जो सारी चीज़ें मरम्मत वगैरह रिपेयरिंग वगैरह होती है कौन करता है, जो किराएदार है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो सेम थिंग इज़ हेयर, कि इस अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन बीइंग जिस समय जो मौजूद है, जो जनरेशन, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका ध्यान रखे, उसकी रिपेयरिंग करे। यानी कि अगर मान लीजिए हम पेड़ काट रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नए पौधे लगाएं, नए पेड़ लगाएं भी, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। और दूसरे शब्दों में जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन है, अगर उनके शब्दों में बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि ये अर्थ जो है हमने इनहेरिट नहीं की अपने फोरफादर से, हमारे पूर्वजों से हमें ये विरासत में नहीं मिली है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया हुआ है। और कोई चीज़ हम किसी से उधार मांगते हैं, उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, तो उसको कितनी केयर के साथ रखते हैं कि ये चीज़ हमें कल को लौटानी है, ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिया कि ये मान करके चले कि आपके अपने बच्चों की धरोहर है, आपने अपने बच्चों से इसे बोरो किया हुआ है और उन बच्चों को लौटानी है। तो आप इसको किस स्टेट में लौटाएंगे, आपके किस तरह का माइंड सेट होना चाहिए, किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करें, ये चीज़ आपको अच्छे से पता हो। तो ये जो इतनी तरह की अलग अलग फेमस पर्सनैलिटीज़ के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, all these statements have played a very positive role to change the mindset of the human being on this earth regarding planet। और काफ़ी कुछ बदलाव और जो है सुनने को, देखने को जो है वो चीज़ें हमें मिल रही हैं। बट इवन स्टिल वी आर इन नीड अ लॉट टू बी डन बाय एवरी जनरेशन। लेकिन हर एक जनरेशन कुछ ना कुछ करे, अपना रोल प्ले करे, ये ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल, द रीडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। Start doing the question answers of this. Locate the lines in the text, ढूंढ लेंगे आप, मिल जाएंगे। जाम्बिया वाला जो एग्जाम्पल है, easily it can be done।
अर्थ की प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात की गई है, वो आप बताएंगे किस तरह से डिप्लीट हो रही हैं. वाई डज द ऑथर एवर दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स. हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक पूरा एस्से लिखा जा सकता है. यहाँ आपको आंसर ही लिखना है, एज ए लॉग आंसर टाइप लिख लें आप इसे. इनको आप एक्सप्लेन करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे. लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें, अलग अलग आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. आर वी टू लीव अवर, ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको डिफरेंट पीपल्स के द्वारा है, ऑलमोस्ट आपको ये सारी समझा दी गई हैं. ये सारे के सारे आप करेंगे. इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. यू विल गेट इट. टिल देन कंप्लीट दिस चैप्टर. Write down the question and answers in your fair notebook. Thank you. See you in next lecture. Till then, enjoy yourself. Be safe.